तो बच्चों एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्लास 10th केमिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर था, इस पहले चैप्टर को लेकर एक बार फिर से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इससे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम यहाँ पर अब आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पेज नंबर 6 पर आपके यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने से पहले क्या किया जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उस रिबन को रेगमोल की सहायता से साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका कारण होता है, देखो, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, सिंपली मैग्नीशियम रिबन का मतलब है मैग्नीशियम की वायर, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम की वायर खुले में रहती है, ठीक है, तो क्या होता है कि मैग्नीशियम की वायर के साथ वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है ये क्रिया कर जाती है और यहाँ पर निर्माण हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब मैग्नीशियम की जो वायर है जब खुले में रहती है तो खुले में वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाती है और किसका निर्माण कर देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एक रिएक्शन द्वारा भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम की वायर है Mg, ठीक है। मैग्नीशियम की वायर है, ये खुले में रहने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देती है और यहाँ पर बना देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम बैलेंस समीकरण लिखते हैं तो 2Mg + O2 = 2MgO, ये हमारी हमको यहाँ पर अभिक्रिया मिलती है, ठीक है। तो अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, चूँकि जो वायर है या जो मैग्नीशियम रिबन है उसकी उसकी सतह पर किसका निर्माण हो चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो चुका है, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन की सतह पर कर दिया है, ठीक है। तो अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो यहाँ पर सतह बन चुकी है उस सतह को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो मैग्नीशियम वायर है उस मैग्नीशियम वायर को क्या किया जाता है, या जो मैग्नीशियम रिबन है उस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ठीक है। सिंपली देखो, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन है भाई, ठीक है। अब जब ये खुले में रहती है तो खुले में किसके साथ अभिक्रिया कर जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, ये अभिक्रिया हो जाती है वहाँ पर, मैग्नीशियम रिबन क्रिया कर जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ और किसका निर्माण हो जाता है यहाँ पर सतह पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। यानी कि इसकी जो सतह है, जो मैग्नीशियम रिबन है, इसकी सतह पर किसका निर्माण हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए, सतह से मैग्नीशियम की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर, रेगमोल का उपयोग किया जाता है। रेगमोल की सहायता से हम इसको साफ़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको क्या प्राप्त हो जाए, मैग्नीशियम प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको यहाँ पर दी गई है, इनके लिए हमने यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है। तो अभिक्रियाओं में देखो, जो पहली अभिक्रिया है, देखो, हाइड्रोजन + क्लोरीन = हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये हमको यहाँ पर दिया है। अब हमको जब हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमको यहाँ पर जो हमारे पदार्थ हैं, इन पदार्थों के सूत्र हमको आने चाहिए भाई, ठीक है। तो इनके रासायनिक सूत्र हमको यहाँ पर पता होने चाहिए। और मैंने आप लोगों को जब हमारी क्लास शुरू हो रही थी तो उसी समय मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो रासायनिक सूत्र हैं वो रासायनिक सूत्र लिखाए हैं, तो एक बार इनको आप लोग ठीक से देख लें भाई, ठीक है। तो देखो, पहली जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ और बनता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का सूत्र सिंबल लिख लेते हैं H2, ठीक है। ऐसी क्लोरीन का सिंबल Cl2, ठीक है। और किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCl होता है,
ठीक है। तो क्या मिला हमको, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का हमने फॉर्मूला लिखा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है भाई। ठीक है, सैम्बल हाइड्रोजन का H होता है, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन अगर आपको कहीं पर भी मिलता है तो हाइड्रोजन को हम कैसे दर्शाएंगे, H2 के फॉर्म में दर्शाएंगे, और क्लोरीन को Cl2 के फॉर्म में दर्शाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति में इसी फॉर्मूले में द्विआण्विक अवस्था में या द्विपरमाणुविक अवस्था में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बन क्या रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमने इस समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो समीकरण संतुलित करते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो 2 हाइड्रोजन हमारे अभिकारक पदार्थ में है, जबकि उत्पाद पदार्थ में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, केवल 1 है। यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या होता है कि जितने परमाणु हमारे अभिकारक पदार्थ में होते हैं पदार्थ के, उतने ही परमाणु किसमें होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। तभी रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभी ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है, क्योंकि अभिकारक पदार्थ में जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या केवल 1 है। ठीक है, तो अब हम दोनों ओर बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर की ओर जो हमारे उत्पाद हैं, उत्पादों में हम किससे इंटू कर सकते हैं, 2 से इंटू कर सकते हैं। तो 2 से हम इसको इंटू कर लेते हैं। तो जब 2 से इसको इंटू करेंगे समीकरण को, तो ये समीकरण हमको ये मिलेगी। ठीक है, अब इसको चेक हम कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या 2। ठीक है, अभिकारक में क्लोरीन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में भी क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी क्या हो चुकी है, अब संतुलित हो चुकी है। ठीक है, तो पहला हमारा जो भाग है इसका, ये हमारा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके हमने रासायनिक समीकरण के रूप में बदल लिया है। ठीक है, सेकंड है हमारा, देखो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करनी है। बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करनी है। बन रहा है हमारा बेरियम सल्फेट, और इसके अलावा बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, तो क्या लेना है, देखो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है क्या होता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करनी है हमने, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इक्वल टू जो बनने वाले पदार्थ हैं, बनने वाले पदार्थ हमारे हैं बेरियम सल्फेट हमारा बन रहा है BaSO4, बेरियम सल्फेट बन रहा है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो देखो ये फिर से देख लेते हैं इसको। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराई जा रही है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं भाई। ठीक है, ये अब अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो रासायनिक समीकरण हमने लिखी है क्या ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो, तो बेरियम की संख्या अगर हम यहाँ पर देखें, अभिकारक पदार्थ में देखें तो 1 है, जबकि उत्पाद में बेरियम की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, बेरियम तो हमारा संतुलित है। आप क्लोरीन देखो, क्लोरीन अभिकारक पदार्थ में 2 है, जबकि उत्पाद पदार्थ में क्लोरीन की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो क्लोरीन की संख्या को संतुलित करना है दोनों ओर। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब देखो संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अब हमको दोनों ओर बराबर बनाने पड़ेंगे क्लोरीन। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर 3 तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 से इंटू करेंगे इधर तो यही रहेगा हमारा, 2 से इंटू करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, 3 तो होगा नहीं। ठीक है, और इधर भी हमारा हम 4 नहीं बना सकते। अगर देखो यहाँ तो हमने, अगर माना हम यहाँ पर 2 से इंटू कर लेते हैं तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी, 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ पर फिर भी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ की ओर अब 4 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी 2 से इंटू करें तो 6 बनेगी सीधे सीधे। ठीक है, 4 यहाँ पर भी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ 3 से इंटू करें, इसमें हम अभिकारक की ओर 3 से इंटू करें तो यहाँ पर आगे से हम 3 लिख लें तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम 2 से इंटू कर लें तो यहाँ पर भी कितनी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो
दोनों ओर क्लोरीन की संख्या कितनी बना लेंगे, अभी 6 बना लेंगे, क्योंकि जब हम दोनों ओर 6 क्लोरीन बनाएंगे तो तभी यहाँ पर क्लोरीन की संख्या संतुलित होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर की ओर 3 से इंटू कर लेते हैं, तो 3 टू जा 6, क्लोरीन का नंबर कितना हो गया है, दोनों में 6 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 6 बनाने के लिए इधर की ओर कितने से इंटू करना पड़ेगा, हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 टू जा 6। ठीक है, तो क्लोरीन की संख्या हमारी दोनों ओर संतुलित हो गई है। ठीक है, अब देखो जब हमने क्लोरीन की संख्या संतुलित की, देखो क्लोरीन तो दोनों ओर हमने बराबर बना लिए। ठीक है, जब हमने क्लोरीन की संख्या संतुलित की तो एक बार हमको फिर से यहाँ पर बेरियम की संख्या देखनी पड़ेगी, क्योंकि बेरियम की संख्या असंतुलित हो चुकी है भाई। देखो यहाँ पर 3 बेरियम है, यहाँ पर केवल एक ही है अब। ठीक है, तो हम अब फिर से बेरियम की संख्या संतुलित कर लेते हैं। तो बेरियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर उत्पाद में 1 है। ठीक है, तो देखो 3 बराबर 3 3 कर सकते हैं दोनों ओर, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम इधर अभिकारक की ओर उत्पाद की ओर 3 से इंटू कर दें, तो 3 से हमने इंटू किया तो बेरियम की संख्या भी क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, तो बेरियम की संख्या हम संतुलित कर चुके हैं, अब क्लोरीन की संख्या संतुलित कर चुके हैं दोनों। ठीक है, अब इसके बाद एल्यूमिनियम देखते हैं फिर। ठीक है, 2 तो हमने देख लिया, अब एल्यूमिनियम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम हमारे देखो अभिकारक में 2 एल्यूमिनियम है, उत्पाद में देखो एल्यूमिनियम कहाँ है, ये है। कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, तो एल्यूमिनियम भी हमारी संतुलित है। ठीक है, इसके अलावा SO4 का होल थ्राइस है, यानी कि 3 यहाँ पर SO4 है। ठीक है, जबकि यहाँ पर भी देखो अभिकारक पदार्थ में भी SO4 की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है भाई, 4 3 जा 12। हम इसको ऐसे इंटू करते हैं भाई, 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन और 3 सल्फर। तो यहाँ पर भी देखो 3 तो सल्फर है और ऑक्सीजन कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जितने भी हमारे लिखी हैं आपने, जितने भी हमारे यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं, सभी क्या हैं, संतुलित हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या हो चुकी है, अब संतुलित हो चुकी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, सेकंड हमने ये बनाया। थर्ड अब हम देखते हैं, देखो सोडियम प्लस जल इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमने थर्ड यहाँ पर सॉल्व करना है, देखो सोडियम हमने लेना है, Na साइन है, H2O वाटर हमने लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण करना है। ठीक है, तो देखो तीसरी जो हमने यहाँ पर अभिक्रिया हमको दी गई है, इसमें दे गया है सोडियम, हमको दिया गया है सोडियम की क्रिया हम जल के साथ कर रहे हैं, और यहाँ पर बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी संतुलित करो फिर। अब ये तो हमने केवल फॉर्मूले अभी लिखे हैं, अब हमने समीकरण देखनी है कि संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो देख लो सोडियम की संख्या दोनों ओर बराबर है, यानी कि सोडियम की संख्या संतुलित है। हाइड्रोजन की संख्या देखो अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है भाई। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, एक ये है, 2 ये है, 3 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या हमारी असंतुलित है। अब कैसे संतुलित करें हम हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए हमको ध्यान रखना होगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब माना देखो अगर हम यहाँ 2 से इंटू करते हैं, 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही रहेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 से इंटू कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, अब हम देखो यहाँ हमने माना 2 से इंटू कर दिया और यहाँ पर 4 हमने बना दी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे अभी भी 3 हैं, तो क्या इधर भी हम 4 बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो अगर हम इधर की ओर जो NaOH है इसमें अगर 2 से इंटू कर दें, 2 से अगर इंटू कर दें तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर देखो कैसे मिल रहा है हमको, अगर हम यहाँ पर इधर की ओर 2 से इंटू कर दें तो हमने कर लिया, देखो 4 हमको मिल गए। अब इधर 4 करने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, H2 में कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर H2 में हम करेंगे तो फिर संख्या हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ माना 2 से इंटू कर दिया तो 2 2 जा 4, एक 5 हमको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 से यहाँ की ओर NaOH में इंटू कर दें तो देखो 2 हाइड्रोजन ये मिले, 2 हाइड्रोजन ये मिले, 4 हाइड्रोजन मिल गए। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 बनाएंगे तो इधर भी हमको 4 बनानी पड़ेगी, और उसको बनाने के लिए हमने ये वाला जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को कुछ नहीं करना है हमने। ठीक है, हमने करना है जो NaOH वाला हाइड्रोजन है उसको हम 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 से जब इंटू करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या दोनों ओर कितनी मिलेगी, हमको 4 मिलेगी। ठीक है,
अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं, जबकि जो उत्पाद है हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, जबकि सोडियम, जब हमने हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या संतुलित की तो सोडियम की संख्या असंतुलित हो चुकी है। भाई देखो, उत्पाद में 2 हाइड्रोजन सोडियम है, जबकि अभिकारक में सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। तो अब हम यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 बना लेंगे। तो 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से इंटू कर सकते हैं ये। ठीक है, तो अब देखो जो समीकरण है वो पूर्ण रूप से संतुलित हो गई है, क्योंकि 2 हमारे अभिकारक में सोडियम है, उत्पाद में भी सोडियम 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन अभिकारक में 4 हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अभिकारक में 2 हैं, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ये समीकरण भी हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो गई है। ठीक है, तो 3 समीकरणें हमको यहाँ पर दी गई हैं क्वेश्चन में, जिनको कि हमने क्या किया, 3 अभिक्रियाएं हमको दी गई हैं, हमने पहले समीकरण के रूप में इनको लिखा और फिर इनको क्या किया, हमने संतुलित किया। ठीक है, तो ये है। तो तीसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको कुछ अभिक्रियाएं दी हैं। यहाँ पर इन अभिक्रियाओं के अवस्थाओं के संकेत भी हमने लिखने हैं। यहाँ पर हमने जो अवस्थाएं हमको मिलेंगी उनके संकेत भी लिखने हैं और अभिक्रियाओं को क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखो पहले हमको यहाँ पर जो अभिक्रिया दी है, देखो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, जल में हमने किसके विलयन बनाने हैं, एक तो हमने बेरियम क्लोराइड का विलयन बना लेना है, एक सोडियम सल्फेट का विलयन बना लेना है। ठीक है, विलयनों की अभिक्रिया करा के सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो क्या दिया है हमको, देखो जल में हमने बनाना है, देखो बेरियम क्लोराइड, एक कंटेनर हमने ले लेना है, इस कंटेनर में हम पानी ले लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या घोल देंगे, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, बेरियम क्लोराइड घोलना है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक बीकर और हम ले लेंगे, इसमें जल लेंगे और इसमें क्या मिला देंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ठीक है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, जब इनके बीच अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, यानी कि तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 बनता है। ठीक है, तो अभिक्रिया में हमारे कौन कौन से भाग लेने, देखो क्या कहा है अभिक्रिया में कि जल में हमने बेरियम सल्फेट बनाना है। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर जो अवस्था बनती है पदार्थ की वो हमारी एक्वस बनती है, यानी कि जलीय अवस्था उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ हमारा जलीय अवस्था में होगा, इसको भी हमने जल में घोला है तो ये पदार्थ भी जलीय अवस्था में होगा। ठीक है, चलो पहले इसकी अभिक्रिया हम लिख लेते हैं। देखो हमने क्या क्या लेना है, BaCl2 लेना है। ठीक है, जो कि जल में बना है। Na2SO4 हमने लेना है, ये भी जल में बना है। ठीक है, अब इनकी अवस्था हम यहाँ पर बताएंगे भाई। ठीक है, तो अवस्था में हमने पहले ही बताया था कि जब हम किसी भी रासायनिक पदार्थ को जल में घोलते हैं, जल में घोलने पर उसका विलयन बनाया जाता है, तो उस समय जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, जलीय अवस्था होती है, जिसको हम AQ द्वारा डिनोट करते हैं। तो BaCl2 भी AQ के फॉर्म में हम दर्शाएंगे, और जो Na2SO4 है इसको भी हम एक्वस के फॉर्म में दर्शाएंगे, या जलीय अवस्था इसकी हम दर्शाएंगे, क्योंकि जल में घोलकर बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के लिए हमने इनके संकेत भी दे रहे हैं कि अवस्था क्या है पदार्थों की। तो जलीय अवस्था में BaCl2 भी है और इसके अलावा जलीय अवस्था में सोडियम सल्फेट भी है। ठीक है, इनकी अभिक्रिया जब हो रही है तो हमारा बन रहा है NaCl बन रहा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और इसके अलावा अघुलनशील BaSO4 बन रहा है। ठीक है, तो आप देखो जो सोडियम क्लोराइड है, चूंकि हमने यहाँ पर भी जल का प्रयोग किया है तो जलीय अवस्था का हमने प्रयोग हुआ, तो सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पर जलीय अवस्था में बनेगा। ठीक है, जो ये पदार्थ हमारा बनेगा ये भी किस अवस्था में बनेगा, जलीय अवस्था में बनेगा। सोडियम क्लोराइड का विलयन बना है कहाँ है, तो यहाँ पर जो सोडियम, चूंकि इन पदार्थों को भी जल में बनाया गया है तो ये भी हमारा क्या रहेगा, इसकी अवस्था भी क्या होगी, जलीय होगी। ठीक है, जबकि
कहा है कि बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बेरियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, तो अब जो पदार्थ अघुलनशील, जल में कौन से पदार्थ अघुलनशील होते हैं? जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं भाई। अगर हम ठोस पदार्थों को देखो, जनरली क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। अगर हम पत्थर ले लें, उसको जल में घुलने का प्रयास करें तो क्या होगा? नहीं घुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अविलेय पदार्थ बन रहा है, यानी कि इस पदार्थ की अवस्था क्या होगी? ठोस अवस्था होगी। और ठोस अवस्था को हम सॉलिड एस के संकेत द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर इनके संकेत दिखा देने हैं। तो अब अभिक्रियाओं को हमने समीकरण के फॉर्म में बदल लिया और उनके उनके जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने समीकरण को संतुलित कर लेना है। तो संतुलित करते समय देखो, बेरियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी बेरियम एक है। ठीक है, तो बेरियम तो संतुलित हमको दिख रहा है। ठीक है, क्लोरीन देखो, अभिकारक में 2 क्लोरीन है, उत्पाद में क्लोरीन की संख्या कितनी है? केवल 1 है। तो क्या इसको हम 2 बना सकते हैं? देखो, अभिकारक में 2 है जबकि उत्पाद में 1 क्लोरीन दिख रहा है, तो इसको हम 2 बना सकते हैं। बना सकते हैं अगर हम यहाँ 2 से इंटू कर दें तो क्लोरीन की संख्या दोनों जो हो क्या हुई है? बराबर हो गई है। ठीक है, अब देखो सोडियम की संख्या। ठीक है, सोडियम की संख्या अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। और इसके अलावा सल्फर की संख्या अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है, अभिकारक में, उत्पाद में भी 4 है। तो सभी हमारे क्या है? यहाँ पर संतुलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने जो तुमने यहाँ पर अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया में तुमने अवस्थाओं का ध्यान रखना है। किसी भी पदार्थ को हम जब जल में घोल के बनाते हैं तो जल में घोल के बनाने पर पदार्थ की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? जलीय अवस्था कहलाती है। और जलीय अवस्था को हम एक्वस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कहा है कि NaCl का विलयन बना है। तो यहाँ पर ये जो NaCl का विलयन है ये भी हमारा क्या होगा? जलीय विलयन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारे विलयन है वो जलीय है, तो यहाँ पर भी जो विलयन बनेगा वो भी जलीय बनेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा है कि एक अघुलनशील पदार्थ बना रहेगा। ठीक है, अब जो पदार्थ अघुलनशील होते हैं वो क्या, किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी अवस्था क्या लिख लेनी है? ठोस अवस्था लिखनी है, और इसको हम एस द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो अवस्थाओं के साथ साथ हमने यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण हमने लिख दी है। ठीक है, तो ये है। अब देखो अगला है, यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन। देखो यहाँ पर भी सोडियम जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो इसमें भी क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कोष्टक में देखो जल में लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है और उसका विलयन किस में बनाया है? जल में बनाया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम किसको बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका भी विलयन किस में बनाया है? जल में बनाया है। ठीक है, विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। तो यहाँ पर भी जब इनके बीच अभिक्रिया होती है तो एक तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है, ठीक है, और इसके अलावा क्या बनता है? यहाँ पर जल बनता है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर दिया है भाई। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को भी हमने समीकरण के रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो जब हमको क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में क्या दिया है? NaOH का विलयन जल में। ठीक है, यानी कि NaOH को किस में घोल के बनाया है? जल में घोल के बनाया है। यानी कि यहाँ पर अवस्था क्या रहेगी पदार्थ की? एक्वस रहेगी, जलीय अवस्था रहेगी। प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अवस्था है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी किस में घोल के बनाया गया है? जल में घोल के बनाया है। यानी कि इसकी भी अवस्था क्या रहेगी? एक्वस रहेगी, जलीय रहेगी। इक्वल टू, जब हमारे इन दोनों के बीच क्रिया कराई जाती है तो बताया है कि NaCl का विलयन बना है, NaCl का विलयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हमारे 2 विलयन बने हैं और इन विलयनों को किस में बनाया गया है? ये जो दोनों विलयन है, ये दोनों विलयन हमारे किस में है? जलीय विलयन है, एक्वस में है। तो यहाँ पर भी जो विलयन बनेगा ये भी क्या होगा? जलीय होगा। ठीक है, प्लस अब हमारा यहाँ पर इसके अलावा क्या बना है? जल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि जल का हमारा जो एक्वस विलयन बने हैं वो जल में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जल बना है इसकी ये वास्तविक अवस्था होगी भाई। ठीक है, क्योंकि जल को हम जल में बना रहे तो जल ही तो बनेगा। ठीक है, तो जल की जो प्रवस्था होगी वो क्या होगी? लिक्विड होगी, द्रव अवस्था में हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये है, तो ये हमने समीकरण लिख चुके हैं। अब समीकरण को संतुलित करना है हमने। देखो Na अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी Na 1 है। ठीक है, O अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी O 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 1 2, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है देखो,
1 1, उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन देखो अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 क्लोरीन है, यानी कि जो समीकरण है हमारी, ये समीकरण यहाँ पर पूर्ण रूप से संतुलित है, ठीक है। देखो एक बार फिर से चेक कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी अवस्थाएं कैसे बतानी है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहा क्या था हमारा, NaOH का विलयन किस में बना था, जल में बना था, ठीक है। HCl का विलयन जल में बना था, तो जल में बने हुए जो विलयन होते हैं उनको हम क्या, उनकी अवस्था क्या होती है, जलीय अवस्था होती है। और जलीय अवस्था को जब हमने दर्शाना होता है तो AQ द्वारा या एक्वस द्वारा हम यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि इसके बाद जब इनके बीच अभिक्रिया हुई है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर विलयन अगर जलीय है तो ये भी विलयन भी हमारा कैसा होगा, जलीय होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा जल बना है और जल की अवस्था क्या होगी, यहाँ पर लिक्विड होगी, ठीक है। इसको हम दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कराए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक से करने हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 11 पर, ठीक है। जो NCERT है हमारी बुक, पेज नंबर 11 पे ये क्वेश्चन है। देखो कहा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, ठीक है। एक पदार्थ है हमारा X, ठीक है, पदार्थ दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा अब हमारा ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड हमारा ये रहा, थर्ड, हाँ थर्ड क्वेश्चन ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा अब हमारा, ठीक है। देखो क्या कहा है, देखो किसी पदार्थ X का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक पदार्थ X है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, सफ़ेदी के लिए किया जाता है भाई, ठीक है। तो X का नाम तथा सूत्र बताइए। तो जो पदार्थ X है उसका क्या करना है हमने, एक तो नाम बताना है, वो क्या बताना है, उसका सूत्र बताना है, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है, ऊपर आई या फर्स्ट में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जो हमारा X है, दूसरा हमने यहाँ पर बताना है कि जो X है इसकी जल के साथ अभिक्रिया हमने बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था तो उस समय भी कराया था, शायद मुझे ध्यान आ रहा कि ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो देखो पदार्थ X जिसका उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जनरली सफ़ेदी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं भाई, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सफ़ेदी का, जो चूना होता है सिंपली, ठीक है, चूना या कली चूना भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो चूने का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सफ़ेदी के लिए करते हैं। तो चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पहला तो हमारा यहाँ पर बताना है कि जो हमारा X है, पदार्थ X है, उसका नाम बताना है, नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और सूत्र क्या है इसका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हमने यहाँ पर बताना है X की H2O से अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि X क्या था हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड था, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हम ले लेते हैं, और इसकी क्रिया हमने किसके साथ दिखानी है, जल के साथ दिखानी है। तो जब जल के साथ इसकी अभिक्रिया हम करते हैं तो अभिक्रिया में हमारे पदार्थ जो बनते हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ हो रही है, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है भाई, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर क्रिया कैसे हुई, CaO, इसके साथ, इसकी जब जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर या योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी भाई, या संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी इसमें जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन है ये भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑक्सीजन भी इसमें 2, हाइड्रोजन भी इसमें 2, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक क्रियाकलाप था, देखो ये है क्रियाकलाप, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में हमारा क्या है, देखो हमने
एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इन इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, जब इनको बैटरी से हम जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने के बाद यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ यहाँ पर बनते हैं, उन पदार्थों में एक पदार्थ की 2 टेस्ट ट्यूब में हमारे पदार्थ बने हैं, गैसीय पदार्थ बने हैं। तो यहाँ पर हमारे एक जो टेस्ट ट्यूब है इसमें गैस की मात्रा अधिक बनी है, एक में कम बनी है। ठीक है, और दोनों में अगर हम गैसों की मात्रा देखें तो एक में अगर हमारे 2 कण बने हैं तो दूसरे में 4 कण हमारे बने हैं, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर जो कणों की संख्या है वो क्या है, 2 गुनी बनी है दूसरे टेस्ट ट्यूब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से देखो, इसको करा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो हमारा प्रयोग था, इस प्रयोग में क्या किया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है इसमें हमारा ये। तो इसमें क्या है, देखो जब हम जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड का भी यूज किया जाता है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हमारा ऐसे ब्रेक होता है भाई, H2 और 2H2 और O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर देखो परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस के दोगुनी क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब अभिक्रिया हो रही है, ये जब हमने प्रयोग किया है, इस प्रयोग के दौरान जो अभिक्रिया हमारी हुई है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया में क्या हुआ है, देखो जो अभिक्रिया हमारी हुई है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा के 2 गुनी बनती है। देखो यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान, देखो जब अभिक्रिया यहाँ पर कराई गई है तो अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा के 2 गुनी बन रही है। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होगा कि जब क्रिया कराई जाएगी तो उसमें हमको क्या दिखाई देगा कि एक टेस्ट ट्यूब में कम है गैस और दूसरे में क्या है, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चूंकि अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन गैस की मात्रा के 2 गुनी है। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में जो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें दूसरे टेस्ट ट्यूब की तुलना में गैस की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो गैस है, ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा भी है। देखो ये हमसे ये पूछा गया है कि एक तो ये पूछा है कि जो परखनली में एकत्र गैस की मात्रा 2 गुनी क्यों है। तो 2 गुनी क्यों है, एक गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी क्यों है, क्योंकि उसकी मात्रा 2 गुनी बन रही है। 2 गुना वहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की तुलना में चूँकि 2 गुनी बन रही है, तो इसलिए 2 गुनी उसकी मात्रा है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी यहाँ पर पूछा है कि उस गैस का नाम बताइए। तो ये जो गैस हमारी बनी है जिसकी मात्रा 2 गुनी है, वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो जो हमारे एनसीईआरटी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, इसमें हम पहले के जो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और बचे हैं, उसको हम अब अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग कॉपी में भी कर लें और इसके अलावा इनको एक बार दोहराने का भी प्रयास करें।